किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय उत्पादों पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का क्या असर होने वाला है, इसको लेकर वरिष्ठ साथी निर्मल यादव जी के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका ने 25% टैरिफ और अतिरिक्त जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो बढ़ा दिया है कृषि उत्पादों पर, उसी के साथ साथ तमाम अन्य भारत के उत्पादों पर। आखिर ये क्यों हुआ, क्या ऐसी वजह थी ये करने की अमेरिका को जरूरत पड़ी, और दूसरी चीज भारत ही आखिर इसका निशाना क्यों है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक दौर में रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन रिश्तों की भी बात दूर हो गई और तुम हमारी नजरों से दूर इस तरह जाने लगे कि दूरियां बढ़ती गईं और रिश्ते टूटते गए। आखिर ये तस्वीर क्यों बनी और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अटैक क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% का टैरिफ लगाया है, भारत को कितना नुकसान देगा, भारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी नुकसान का सौदा होगा, साथ ही साथ भारत के कृषि उत्पादों के साथ साथ अन्य उत्पादों पर कितना असर पड़ेगा? जी निर्मल जी। जी, अगर भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, हम उनकी ओवरऑल बात करें समग्रता के साथ में, तो अमेरिका के साथ एक बड़े व्यापार के तौर पर भारत जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बाजार है। और चूंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी को अपने आप में समायोजित करने वाले इस देश के साथ में अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता होना और मजबूत रिश्ता होना, ये एक मजबूरी भी है। इस मजबूरी को अब तक जो है भारत पूरी तरह से एंजॉय भी कर रहा था और ये भारत का जो है वो हक भी था और है। भारत ने अपनी इसी स्थिति को बरकरार रखने की नीति अपनाई है कि अमेरिका किसी तरह का कोई एहसान किसी भी देश पर नहीं कर रहा है। और चूंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अब 2025 में आकर अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया के साथ, दुनिया के तमाम देशों के साथ वो अपने व्यापारिक रिश्तों की समीक्षा कर रहा है। ये जो टैरिफ का टेरर है, जिसे हम ट्रंप का टैरिफ टेरर कह रहे हैं, ये आखिर पूरी दुनिया में क्यों छाया हुआ है, इसकी क्या वजह है और क्या ऐसी तात्कालिक जरूरत आन पड़ी जिसको लेकर अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया है। ये चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जो दोबारा वापसी हुई है एक कार्यकाल के अंतराल के बाद, तो ये पूरी दुनिया में इस समय जो राष्ट्रवाद की बयार बह रही है, इसकी जड़ में सिर्फ यही एक विचारधारा है जिसमें हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए किसी भी स्तर पर जाकर अगर उसके किसी दूसरे देश के साथ रिश्ते थोड़े बहुत खटास में भी आते हैं तो उसको भी स्वीकार करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं हो रहा है। सिर्फ यही एक विचारधारा है, यही एक विचार है जो इस पूरी लड़ाई के पीछे छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि भारत के साथ में आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई। चूंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, उन्होंने तमाम देशों के साथ में, वो चाहे ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा हो, इसके अलावा तमाम छोटे बड़े देश हैं, उनके साथ में अपने व्यापारिक रिश्तों की समीक्षा करते हुए टैरिफ से बचाने के लिए उनके साथ में नए सिरे से ट्रेड डील की है। यही कड़ी, इसी कड़ी में भारत को भी शामिल किया गया और भारत के साथ में पिछले 2 महीनों से लगातार बातचीत चल रही थी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लंबे प्रवास पर अमेरिका में थे और उन्होंने भारत के साथ में जो अमेरिका की व्यापारिक जो समझौता है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, उस समझौते में समय के साथ जो भी बदलाव किए जा सकते हैं उनको लेकर बातचीत की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। सिर्फ 2 विषय ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच में गतिरोध बना हुआ है और ये कृषि से जुड़े हुए 2 सबसे बड़े गतिरोध हैं। एक डेयरी सेक्टर है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर में सिर्फ 2 क्रॉप हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच में टकराव बना हुआ है और ये 2 फसलें हैं, मक्का और सोयाबीन की। तो हम एक संक्षेप में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 2 फसलों और डेयरी सेक्टर को लेकर भारत और अमेरिका आमने सामने क्यों है। बाकी सभी सेक्टर में हमारी सहमति बन चुकी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हो या फिर लेदर के सामान हो या फिर दूसरे जितने भी तरह के सामान का आयात और निर्यात दोनों देशों के बीच में होता है। इसके संतुलन को बनाते हुए दोनों देशों ने आपसी कर या शुल्क जो लगता है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, उसका निर्धारण कर लिया है। अब चूंकि 31 जुलाई तक की समय सीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ने तय कर दी थी भारत के साथ अपने
व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आज 31 जुलाई है और कल 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में, और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने दुनिया के सामने पेश कर दिया था कि अगर अब चूंकि समय सीमा समाप्त हो रही है, भारत को अपने सभी उत्पादों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का भुगतान अमेरिका को करना होगा। लेकिन ये सिर्फ एक पक्षी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत ने भी तैयारी कर ली है अमेरिका के ऊपर अपने तरीके से टैरिफ लगाने की। चूंकि हम अमेरिका को बहुत सारी चीजें निर्यात करते हैं, तो इसके एवज में हम अमेरिका से बहुत ऐसी चीजें जो भारत में उत्पादन नहीं होता है उनका हम आयात करते हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनका भारत में उत्पादन करना महंगा साबित होता है, ऐसी वस्तुओं को भी हम अमेरिका से लेते हैं। तो ये द्विपक्षीय समझौते के तहत होता है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ये धमकी दी है तो भारत भी इसको लेकर चुप भले ही हो, लेकिन भारत की सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है कि किस तरह से ये जो स्थिति है इससे निपटा जाएगा। अब हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि भारत के किसानों के लिए भारत और अमेरिका के बीच में ये जो करार अगर नहीं होता है तो किसान किस तरह से प्रभावित होंगे, कृषि उत्पादों पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो जो दो मुख्य चीजें हैं, सबसे पहले हम डेयरी सेक्टर पर नजर डालते हैं। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि अमेरिका में बने हुए डेयरी उत्पादों का भारत के मार्केट में जो है पूरी तरीके से निर्यात कर दिया जाए, यानी भारत का जो बाजार है उसको अमेरिका के डेयरी उत्पादों के लिए खोल दिया जाए। यानी भारत मुक्त तरीके से, जिस तरह से भारत ने अभी ग्रेट ब्रिटेन के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया है, उसमें दोनों देशों के बीच में जो भी प्रोडक्ट चाहे वो डेयरी के आएंगे तो समान कर जो होगा, समान शुल्क लगेगा। इसमें किसी भी तरह से कोई भी देश एक दूसरे से असमान शुल्क का निर्धारण नहीं करेगा। यही मुक्त व्यापार समझौते की पहली शर्त होती है। तो अब जबकि भारत ने ब्रिटेन के साथ में मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है, अमेरिका के ऊपर इसका एक दबाव बना और उसी दबाव के तहत अमेरिका ने 30 तारीख को यानी 30 जुलाई कल भारत के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने का एक दबाव बनाने की कोशिश की और उसी के तहत ये बयान दिया गया। डेयरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी जो प्रोड्यूसर देश है। भारत में जो है अगर हम बात करें तो 2.3 लाख मिलियन टन 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है और इस उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और भारत में क्षमता है डेयरी प्रोडक्ट को अपने स्तर पर बनाने की और अपनी मांग को पूरा करने की। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका की इस शर्त को स्वीकार करना ना तो व्यवहारिक है और ना ही जायज है। दूसरा जो सबसे बड़ी इसमें बाधा आ रही है कि अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें मांसाहार का भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारत में दूध जो है ये गाय से जुड़ा हुआ मसला है। यानी बोवाइन में जो दूध देने वाले पशु आते हैं, जिनमें भारत को पशुपालन की में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी के सभी, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, इनमें भारत के लोगों के मन में एक भावनात्मक लगाव होता है, एक आस्था का भी विषय है। ऐसे में भारत मांसाहार को कतई भी डेयरी प्रोडक्ट में स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में दूध जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है, यहाँ तक कि व्रत और उपवास में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में भारत अमेरिका के लिए अपने डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपने बाजार को पूरी तरह से नहीं खोल सकता है। और जब हमारे यहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा हो तो ऐसे में हम आयात क्यों करें, कोई भी देश क्यों करेगा। हम इसे बहुत ही व्यवहारिक नजरिए से समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई चीज सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन हो रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि हम सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन अपने गांव में कर रहे हैं, तो हम दूसरे किसानों से वो गेहूं क्यों खरीदेंगे, जबकि हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में जितनी मांग दुग्ध उत्पादों की अभी है उस स्तर पर उत्पादन नहीं है, तो हम उसकी भरपाई जरूर दूसरे देशों से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन मांसाहार की कीमत पर इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में गायों को जो है वो मांसाहार किसी न किसी रूप में दिया जाता है और उसी का असर वहां के जो दुग्ध उत्पाद हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी बाधा है। अमेरिका का जो डेयरी मॉडल है वो भारत के डेयरी मॉडल से बिल्कुल भिन्न है। एक दूसरा पहलू इससे ये भी जुड़ा हुआ है कि अगर भारत का बाजार अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा तो भारत में जो दूध के उत्पाद और दूध की कीमतें हैं वो एक तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। हमारे यहाँ सहकार के मॉडल पर यानी कोऑपरेटिव मॉडल पर दूध का कलेक्शन होता है। किसानों के लिए ये आजीविका का एक बड़ा साधन भी है।
हमारे यहाँ डेयरी को लेकर छोटे छोटे किसान भी डेयरी से अपनी आजीविका चलाते हैं, जबकि अमेरिका में मेगा डेयरी प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है उसमें जो अमेरिका में डेयरीज हैं वो बहुत बड़ी हैं, यानी न्यूनतम 50 गाय की संख्या वाली ही डेयरी अमेरिका में आज की तारीख में बची हैं और ये लगभग 9,500 के आसपास हैं। और अगर हम देखें तो अमेरिका में भारत की जो तुलना में डेयरियों की संख्या अगर हम देखा जाए तो अमेरिका में 2020 तक 93% यानी 93% डेयरी खत्म हो गई थी, क्योंकि अमेरिका ने आज से 20 साल पहले अपनी मेगा डेयरी प्रोजेक्ट जो है जो शुरू किया था उसके तहत छोटी डेयरियों को अमेरिका ने बंद कर दिया और जो भी डेयरी का उत्पादन हो रहा है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो वहां पर बहुत बड़े डेयरी के जो किसान हैं वही जो है वो दुग्ध उत्पादन करते हैं, यानी जिनके पास 50 गाय हैं कम से कम वही डेयरी खोल सकते हैं। तो ऐसे में अब अमेरिका में सिर्फ जो है 35,000 डेयरियां बची हुई हैं और इनके माध्यम से ही अतिरिक्त मात्रा में डेयरी उत्पादन हो रहा है उसको अमेरिका भारत में डंप करना चाहता है और भारत अपने बाजार को डंपिंग यार्ड के तौर पर कतई स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा जो पक्ष है वो है कृषि उत्पादों का। कृषि उत्पादों की जब हम बात करते हैं तो जीएम फूड को लेकर सबसे बड़ी बाधा सामने आ रही है और अमेरिका का दबाव है भारत के ऊपर कि मक्का और सोयाबीन जो जीएम क्रॉप के तौर पर अमेरिका में उत्पादित हो रहे हैं उनको भारत के बाजारों में भेज दिया जाए, वहां बेचने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन चूंकि भारत में 2002 में कॉटन को लेकर जो है वो जीएम क्रॉप का प्रयोग शुरू किया गया था और ये जो प्रयोग था ये सिर्फ कॉटन में इसकी अनुमति दी गई थी, यानी कपास की खेती में अनुमति दी गई थी और इसके अब तक के लगभग 23 साल के अगर हम अनुभव को देखें तो बहुत अच्छा अनुभव जीएम क्रॉप का भारत को लेकर नहीं है। भारत ने इस बात को लेकर अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि चूंकि कॉटन कंज्यूम नहीं किया जाता है, उसको हम उपभोग नहीं करते हैं, उसको खाते नहीं है, इसलिए कॉटन में अनुमति दे दी गई थी। इसे सिर्फ कंज्यूमर गुड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका हमारे शरीर पर सीधा असर नहीं पड़ता है। वजह इसकी ये है कि अभी तक जो जीएम क्रॉप्स हैं उनके उपभोग करने से इंसान या इंसानों के साथ पशुओं पर क्या असर पड़ता है इसके अभी कोई ठोस परिणाम वैज्ञानिक तौर पर सामने नहीं आए हैं और यूरोप के तमाम बड़े जो विकसित देश हैं उनमें भी जीएम क्रॉप का बड़े पैमाने पर विरोध होने के कारण उनको उपभोक्ता वस्तुओं के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो भारत भी अपने लोगों के लिए, अपने देश की आबादी और पशुधन के लिए जीएम क्रॉप्स, वे ऐसी जीएम क्रॉप्स जिनका हम उपभोग करते हैं उनकी अनुमति नहीं दे सकता है। ये बात बिल्कुल नीतिगत तौर पर स्पष्ट कर दी गई है। अब हम कॉटन को लेकर जो हमारा अनुभव है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि हमारे दर्शकों को और लोगों को ये समझ में आए कि भारत आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है। क्योंकि कॉटन में भारत ने जो 2002 में इसका प्रयोग शुरू किया था उसके दो स्तर हैं, बीटी कॉटन 1 और बीटी कॉटन 2। ये इसके दो नाम हैं जिन किस्मों को जीएम किस्म के रूप में इस्तेमाल किया गया था और चूंकि ये इस्तेमाल इसलिए किया था कि इसमें कीड़ा लगता था इस फसल में, इस कीड़े की वजह से उत्पादन में बहुत गिरावट आती थी और एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड तैयार किया गया कॉटन का जिसमें जो कीड़ा लगता था वो कीड़ा लगने की शिकायत दूर हो गई। ये बीटी कॉटन 1 और बीटी कॉटन 2 में यही वॉर्म रोधी जो है वो किस्म थी। ये इन दोनों में जब उत्पादन की मात्रा को देखा गया तो इसमें कोई बहुत ज्यादा उत्पादन में फायदा नहीं हुआ। बहुत अधिक उत्पादन बढ़ने की जो बात कही जा रही थी वो नहीं हुआ। और अगर हम देखें तो भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो नागपुर में है उसके एक पूर्व निदेशक ने हाल ही में अपने एक बयान में ये कहा भी था कि भारत में बीटी के इस्तेमाल का कोई बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ है। अगर हम अपने पारंपरिक तरीके से ही इसको करते रहते तो भी उतना ही उत्पादन हमको मिलता रहता। यानी जो तकनीक हमने इस्तेमाल की, जिस तकनीक को हमने खरीदा, बाहर से लेके आए, उस तकनीक पर जो पैसा खर्च सरकार का हुआ, किसानों को एक पूरा अपना तंत्र विकसित करने के लिए कहा गया और उनको बीज का वितरण किया गया, वो सब भी नहीं करना पड़ता। यानी जो अतिरिक्त ऊर्जा और संसाधन लगे भारत उसको बचा सकता था और अपनी जो परंपरागत देसी कॉटन की किस्में हैं उनको भी हम बड़ी आसानी से बचा ले जाते। आज भी भारत में 96% कॉटन फार्मर जो है वो बीटी का ही उत्पादन कर रहे हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड का उत्पादन वो कर रहे हैं बिना किसी लाभ के, यानी जैसा लाभ उनको पहले होता था वैसा ही अब हो रहा है। तो हम उत्पादन के स्तर पर भी हमारा ये अनुभव है कि इससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है, उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होती है। इसके ऊपर खतरा ये बना रहता है कि बीटी में अगर हम सोयाबीन या मक्का की
फसलों को इस्तेमाल करेंगे तो शरीर पर, हमारी सेहत पर क्या इसका असर होगा, ये अभी भी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया इस मामले में अंधेरे में है। वैज्ञानिकों ने कोई ऐसे तथ्य पेश नहीं किए हैं कि इनका हमारे शरीर पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है। अमेरिका इसके पीछे एक दलील ये भी देता है कि अगर आप अपने इंसानों को ये सोयाबीन जो कि अमेरिका में जिसका उत्पादन हुआ है, और मक्का, इसको अगर आप अपने इंसानों को ना खिलाएं तो कम से कम अपने पशुधन को चारे के तौर पर खिला सकते हैं। भारत इसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पशुधन को एक धन की श्रेणी में रखा जाता है, यानी हमारे यहाँ किसानों का एक भावनात्मक लगाव होता है, और हम अपने पशुधन की सेहत की कीमत पर भी अमेरिका के इन दोनों उत्पादों को अपने बाजार में नहीं लाने देंगे। इस बात को लेकर भारत कृत संकल्प है, और 31 जुलाई को आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो अब तक सरकार ने अगर कोई फैसला नहीं किया है तो इसका अर्थ है कि इन दोनों मामलों में भारत ने अपनी नीति और रणनीति को स्पष्ट कर दिया है कि इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। कल यानी 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया था, उस बयान के आखिर में उन्होंने एक लाइन जरूर कही थी कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, 1-2 सप्ताह के भीतर अमेरिका का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत जाएगा और फाइनल राउंड की बातचीत होगी। यानी अभी दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। हम कॉटन के अनुभव की जो बात कर रहे थे, उससे हम एक तथ्य से सारी स्थिति को समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो कॉटन को लेकर, बीटी कॉटन को लेकर, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को लेकर जो इतनी लड़ाई चल रही है, और भारत में इस लड़ाई का अगर हम प्रवेश कर देते हैं तो कितना असर इस पर पड़ेगा, इसे हम एक तथ्य से समझ सकते हैं कि अमेरिका में 8,000 कॉटन के किसान हैं, सिर्फ 8,000, जबकि भारत में 98 लाख किसान ऐसे हैं जो कपास का उत्पादन करते हैं, और वे ऑलरेडी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास का उत्पादन कर रहे हैं। सब्सिडी को लेकर दोनों देशों के बीच में तथ्यों के आधार पर एक विरोधाभास है। अमेरिका में जो कॉटन के 8,000 किसान हैं, उनके पास औसतन 600 हेक्टेयर जमीन है, यानी हर किसान लगभग 600 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर रहा है कपास की। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में 600 हेक्टेयर का पूरे के पूरे एक गांव का होता है, और इसीलिए हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, 98 लाख किसान हैं। उन 98 लाख किसानों को हम इन 600 हेक्टेयर वाले 8,000 किसानों से इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और अगर हम सब्सिडी की बात करें तो अमेरिका तन $1 लाख की सब्सिडी इन किसानों को, प्रति किसानों को देता है, यानी जो कॉटन पैदा करने वाले किसान हैं उनको $1 लाख पर एनम की सब्सिडी मिलती है, और भारत में यही सब्सिडी प्रति किसान $27 है। इतने पर भी अगर हम इतना उत्पादन कर ले जा रहे हैं तो इससे भारत के किसानों की क्षमता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और सरकार इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ कोई समझौता इस मामले में कम से कम नहीं कर रही है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि भारत इन 2 विषयों में, डेयरी सेक्टर और 2 कृषि उत्पादों को लेकर अपनी जिस जिद पर अड़ा है, वो जिद पूरी तरह से जायज है। अमेरिका किसी भी आधार पर, चाहे वो नैतिक आधार हो, न्यायिक आधार हो, राजनीतिक या कूटनीतिक आधार हो, भारत को किसी भी तरह से समझौता करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ये बात सारी दुनिया जानती है। साइन।